हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए जो जीएस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके लिए इसमें इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक से कहीं ना कहीं बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपके लिए समय न खराब करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती हैं, जो कर्व हैं, जो कहीं ना कहीं सीजीएल मेंस में आ सकते हैं, उनके लिए देखिए लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व रिप्रेजेंट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो पॉपुलेशन है और नेशनल इनकम उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो नेशनल इनकम और पॉपुलेशन का जो रिलेशन है वो 45 डिग्री एंगल में है तो इसका मतलब वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब संतुलित है, परफेक्ट है, मतलब हर पॉइंट पर क्या है, ये इक्वल है। लेकिन अगर ये जैसे ही स्लोप हो जाता है, इसको बोलते हैं गिनी कर्व, मल्टीप्लायर भी बोल सकता हूं। और उसी के बेसिस ये जितना नीचे आएगा, मतलब इससे दूर आएगा डायगोनल से, उतना ही क्या होगा, आय की असमानता बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगी, मतलब असमानता बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ये कर्व इसके आसपास जाएगा तो असमानता क्या होगी, आय की असमानता घट जाएगी। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, आय की असमानता, मतलब आय का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली लोरेंज कर्व। दूसरा है लेफर कर्व। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, लेफर कर्व डिफाइन करता है किसमें, देखिए टैक्स रेट, जो टैक्स रेट होती है और रिवेन्यू, टैक्स रेट और रिवेन्यू। और इसमें क्या है कि जब टैक्स रेट बढ़ती है तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़ेगी, जैसे टैक्स रेट बढ़ती है तो रिवेन्यू भी बढ़ेगी। तो इसका अर्थ ये इस तरह चलेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगी, टैक्स रेट अगर ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तो उससे क्या होगा, रिवेन्यू कम होने लग जाएगी। कारण क्या होगा, क्योंकि टैक्स इवेजन हो जाएगा, मतलब बहुत से लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स से बचना चाहेंगे, टैक्स चोरी हो जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये इस टाइप का कर्व हो जाएगा। पहले तो रिवेन्यू बढ़ेगी लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी, घटनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं, इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता जाता है। तो ये है किसको रेफर कर, किससे रिलेशन करता है, टैक्स रेट और रिवेन्यू। पहले बढ़ता है रिवेन्यू, उसके बाद घटती है। उसके बाद आता है कुजनेट्स कर्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो कुजनेट्स कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनइक्वलिटी। शुरू में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद एक बेस रेट आ जाएगी सबकी, मतलब इनकम का लेवल बन जाएगा, उसके बाद इनइक्वलिटी घटेगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनइक्वलिटी, ये कुजनेट्स कर्व। क्लियर। उसके बाद है फिलिप्स कर्व। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, जैसे मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसे 1930 में आया था इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी। तो सबसे पहले होता ये क्लियर होगा कि यहां पर क्या होती है, 3 पॉइंट होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि महंगाई दर बढ़ना, मतलब महंगाई दर का जो वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि है ना, उसको बढ़ना। जब इन्फ्लेशन होता है तब वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने से जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्योगपति हैं, उनको क्या होती है, वस्तु की कीमत ज्यादा मिलती है, वो उत्पादन ज्यादा करते हैं, उससे डिमांड बढ़ती है, तो उससे सारी चीजों पर फर्क पड़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, देश विकास की तरफ जाता है। लेकिन एक पॉइंट, मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं क्या होती है, देश के लिए खतरनाक होती है। तो इन्फ्लेशन जरूरी है विकास के लिए, लेकिन एक टॉनिक का काम करती है, तो उससे ज्यादा ना हो। तो इन्फ्लेशन के लिए तो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन होता है जब उसका उल्टा हो, मतलब वैल्यू उसकी
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये इन्फ्लेशन में जो प्राइस, जो मनी है ना, मनी की लेवल वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। मनी का मतलब करेंसी का लेवल। और डिफ्लेशन में क्या होता है, करेंसी का लेवल, करेंसी का जो मान है ना वो घट जाता है। तो और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है स्टैगफ्लेशन, उसके बारे में बताएंगे। तो फिलिप्स कर्व किस पे डिपेंड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। और ये इसका उल्टा संबंध है, उल्टा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब इन्फ्लेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। क्लियरली। लेकिन इन दोनों के मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बीच होता है एक स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और इन्फ्लेशन भी बढ़े, वो सबसे खतरनाक चीज है। तो 1930 के दशक में कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा पॉइंट आया था कि जिसमें दोनों चीजों का बढ़ना एक साथ हो गया था। तो इन्फ्लेशन आप क्लियर है, अनएम्प्लॉय और इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है फिलिप कर्व। और इनमें रिलेशन क्या होता है, उल्टा, इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद है ग्रेशम का नियम, ग्रेशम लॉ। ग्रेशम लॉ कहता है कि जो गुड मनी है ना, बैड मनी, इनका रिलेशन देखिए यहां, बैड मनी। कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे सिक्के गवर्नमेंट मार्केट में डालती है। जैसे सबसे पहले जब 500 रुपए के नोट आए थे तो सब लोगों ने क्या किया, 500 रुपए के जो नए नोट थे वो होल्ड करना स्टार्ट कर दिए। उससे क्या होगा, जो पुरानी करेंसी है ना वो नई करेंसी को इकट्ठा कर देती है, मार्केट में जाने नहीं देती। तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेशम लॉ। जैसे 5 रुपए के अगर नए सिक्के आते हैं तो उनको लोग अगर इकट्ठा करने लग जाते हैं, मार्केट में नहीं जाने देते, उनके बदले में पुराने सिक्के चलने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेशम लॉ। और वो क्या आता है, बैड मनी कहीं ना कहीं गुड मनी को क्या कर देता है, मार्केट से बाहर कर देता है। इसका कारण ये है। लेकिन इस पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो माइंड सेट काम करता है। उसके बाद आता है डिमांड और सप्लाई, केंजियन थ्योरी और लेजी फेयर थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं देखिए डिमांड और सप्लाई क्या होता है, जितनी डिमांड होगी सप्लाई मार्केट के अनुसार खुद अपने आप एडजस्ट कर लेती है। ये किसकी थ्योरी थी, लेजी फेयर की। मतलब अगर मार्केट के अनुसार, अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो इसलिए डिमांड क्या होगी, कहीं ना कहीं उस चीज की ज्यादा होगी, और ज्यादा के लिए उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही सप्लाई ज्यादा हुई, डिमांड क्या होगी, उससे प्राइस कम हो जाएगा। तो ये मार्केट अपने आप उस पॉलिसी को एडजस्ट करती है। और ये लेजी फेयर थ्योरी बताई किसने, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के पिता, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं। एडम स्मिथ की जो बुक्स थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इसका जिक्र किया गया था। लेकिन 1930 की जो क्या आया, इकोनॉमिक्स जो आर्थिक महामंदी आई, उसका कारण सबसे बताया यही था। इसलिए केंज ने क्या बताया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी जरूरी है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी है कि उदार मार्केट, मतलब एक लिबरल मार्केट के लिए गवर्नमेंट की इंटरफेयर जरूरी है, जिसमें गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं क्या करे, पूंजी को लगाए, और उससे क्या होगा, और गवर्नमेंट की देखरेख में होगी कुछ चीजें सही चल रही है कि नहीं। जैसे इंडिया में कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो कंपलसरी, बोलूं मैं कंपलसरी वस्तुएं, कुछ कंपलसरी गुड्स होती हैं, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। जैसे कई बार प्याज का मूल्य बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट प्याज, आलू, इनको क्या कर लेती है, कंपलसरी काउंट कर लेती है। अगर किसी ने ये होल्ड किया है तो उनको जब्त कर सकती है। तो इसलिए ये केंजियन थ्योरी थी। और डिमांड और सप्लाई का मैंने बता ही दिया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इकोनॉमिक टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के मेंस जो 18 जनवरी को होगा। और कहीं ना कहीं अब लगातार आपके लिए जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो लगातार आपके लिए लेके आएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।